हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैपिड सक्सेस पॉइंट में। आज फिर मैं आपके साथ उपस्थित हूँ प्रश्नों की नई श्रृंखला के साथ। तो जो मित्र शिक्षा शास्त्री प्रवक्ता पद या सहायक आचार्य पद के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो मित्र हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे ये अनुरोध है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या बताया गया इन प्रश्नों में और ये प्रश्न किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापन और अधिगम हेतु प्रौद्योगिकी के प्रयोग के प्रयोग के लिए निम्न में से कौन सा क्लासरूम सबसे उपयुक्त होता है। तो यहाँ पे कक्षा कक्ष के संबंध में बात की गई कि किस प्रकार की कक्षा सबसे अधिक उपयोगी होती है शिक्षण के लिए। ठीक है, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एक क्लासरूम जो चित्रों, चार्टों और नक्शों से पूर्णतः सुसज्जित हो। ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है एक क्लासरूम जिसमें पीसी और सीसीटीवी कनेक्शन हो। तीसरे ऑप्शन में दिया है एक क्लासरूम जिसमें विद्युत उपकरणों के प्रयोग के लिए विद्युत सप्लाई का प्रबंध हो। तो ठीक है, तो अब विद्युत सप्लाई का प्रबंध होगा तभी तो सीसीटीवी और ये पीसी वगैरह लगे होंगे उस रूम में, है ना। तो यहाँ पे हम देखते कौन सा सही है। सबसे एक क्लासरूम जो चित्रों, चार्टों और नक्शों से सुसज्जित है, ये ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा एक क्लासरूम जिसमें पीसी और सीसीटीवी कनेक्शन हो। ठीक है, अब ये कनेक्शन अगर पीसी रखा है, सीसीटीवी रखा है तो यहाँ पे विद्युत सप्लाई अवश्य होगा। ठीक, तो इसलिए पहला और दूसरा ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल है, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्य अभ्यास और आप लगभग सदैव सही रहे होंगे। ठीक है, सामान्य अभ्यास बदलकर और आप लगभग सब सही कर रहे होंगे, सदैव ही सही कर रहे होंगे, ये किसका कहना है, ये रूसो का कहना है। रूसो का कहना है कि जो चली आ रही परंपराएं हैं, जो नियम हैं, हमें उनके विरुद्ध खड़े होना चाहिए। ये क्या कहते हैं, प्रकृतिवादी विचारक हैं रूसो हमारे। इनका कहना है कि प्रत्येक मनुष्य की प्रकृति अलग अलग होती है, तो जो नियम बने होते हैं तो ये आवश्यक नहीं है प्रत्येक मनुष्य के लिए समान हो। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि सामान्य अभ्यास को बदलकर, यानी जो नियम बनाए गए हैं, सामान्य नियम बने हुए उनको बदलकर और आप लगभग सदैव सही कर रहे होंगे, यानी कि आप अपनी प्रकृति के अनुकूल सही आचरण कर रहे होंगे। जो पूर्व निश्चित नियम है वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रकृति के अनुकूल हो। तो इसलिए इसका ये जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया है, रूसो के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्व अस्तित्व मूल्यों को किसके द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता है। तो किसके द्वारा, पूर्व अस्तित्व, ऐसे मूल्य जिनका पूर्व में अस्तित्व रहा हो। ठीक है, यानी कि ऐसे मूल्य, यानी ऐसे व्यवहार, ऐसे आचार व्यवहार जो पूर्व में स्वीकृत थे, तो उनको कौन सा ऐसा दार्शनिक मत है जो स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, तो वो है हमारा उपयोगितावाद, या जिसे क्षणभंगुरवाद कहा जाता है। ये अस्तित्ववाद के नाम है। ठीक है, अस्तित्ववाद जिसको एग्जिस्टेंस कहते हैं, अस्तित्ववाद नाम का एक हमारे दर्शन है। तो उस दर्शन को क्षणभंगुरवाद या फिर उपयोगितावाद के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका कहना है कि पूर्व अस्तित्व में जो मूल्य हैं, जो विचारधाराएं हैं, किसके द्वारा स्वीकृत नहीं की जाएंगी, तो वो अस्तित्ववाद के द्वारा, क्योंकि प्रत्येक नियम, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु क्षणभंगुर है, यानी कि इस पल में जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं आवश्यक नहीं है कि वो अगले पल में भी, अगले क्षण में भी वो वैसे ही रहेंगी। ठीक है, तो प्रत्येक समय की उपयोगिता भिन्न भिन्न है, इसलिए पूर्व के मूल्यों का कोई औचित्य नहीं बनता, ये अस्तित्ववादियों का कहना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो निम्नलिखित महान समाजशास्त्रियों या दार्शनिकों में से कौन सा समाजशास्त्री था जिसने यह कहा था कि शिक्षा से समाज में परिवर्तन नहीं आता, जबकि सामाजिक परिवर्तन से शैक्षिक परिवर्तन आता है। कि कौन सा समाजशास्त्री है, कौन सा शिक्षा शास्त्री जिसने ऐसी बात कही है, तो वो है हमारे दुर्खीम, यानी इमाइल दुर्खीम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। इमाइल दुर्खीम का कहना है कि शिक्षा से समाज में कोई परिवर्तन नहीं आता है, बल्कि जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं उनके माध्यम से ही शिक्षा में भी परिवर्तन आता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि शिक्षा और समाज दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है। शिक्षा में परिवर्तन होगा, समाज में परिवर्तन होगा, और समाज में परिवर्तन होगा तो शिक्षा में परिवर्तन होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब कोई नई राजनीतिक पार्टी आती है तो वो अपने हिसाब से पाठ्यक्रम को निर्धारित करने का प्रारूप तय करती है। ठीक है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा ऐसा कि पाठ्यक्रम हमारे चेंज होते रहते हैं।
तो वही यहाँ पे बताया गया है कि शिक्षा से समाज में परिवर्तन नहीं आता है, बल्कि सिर्फ सामाजिक परिवर्तन होता है, उससे ही शैक्षिक परिवर्तन होता है। तो ये कथन किसका है? इमाइल दुर्खीम का। ठीक, ऑप्शन सी सही है। विचारों की समस्त पद्धतियाँ उनके परिणामों द्वारा सत्यापित होती हैं। जितनी भी पद्धतियाँ हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, वो परिणामों द्वारा सत्यापित होते हैं। ठीक है, जितने भी विचार दिए गए हैं, जितने भी हमारे दार्शनिक विचार हैं या फिर किसी भी प्रकार के जो भी विचार हमारे हैं, तो वो किससे सिद्ध होते हैं? परिणामों के द्वारा। यानी कि यदि उसका परिणाम उपयोगी है तो वो सिद्धांत भी उपयोगी है, यदि उसका परिणाम उपयोगी नहीं है तो सिद्धांत किसी काम का नहीं होता। तो इसलिए इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? उपयोगितावाद, यानी कि प्रयोजनवाद ऐसा कहता है। प्रयोजनवाद कहता है कि वो समस्त विचार और पद्धतियाँ अपने परिणामों के द्वारा ही सत्यापित होती हैं। अगर वो परिणाम उनका सही है तो वो सिद्धांत भी हमारे लिए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में मैचिंग कराने के लिए दिए गए हैं कुछ ऑप्शन। तो एक तरफ हमारी सूची दिए गए हैं कुछ व्यवहारों के बारे में, दूसरी तरफ उनके स्कूल्स यानी कि उनके वाद यानी कि दार्शनिक विचारधाराओं के संबंध में सूची दी गई है। तो मैच कराना है कि कौन सी विचारधारा या कौन सा व्यवहार किस दर्शन से संबंधित है। ठीक है, तो करो और सीखो। तो करो और सीखो यानी कि व्यवहारवाद, जिसको प्रयोजनवाद कहते हैं, इससे मिला देते हैं इसको। उच्च शैक्षिक उद्देश्य न होना, ऐसा कौन सा दर्शन है जिसमें उच्च शैक्षिक उद्देश्य नहीं होते, यानी कि व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुकूल उसका विकास होना है, तो ये प्रकृतिवाद ने कहा है। फिर सत्य, सौंदर्य और अच्छाई की प्राप्ति। सत्य सौंदर्य की बात किसमें? सत्यम शिवम सुंदरम, आपको याद होगा आदर्शवाद में कहा गया है सत्यम शिवम और सुंदरम, इसकी बात आदर्शवादी विचारधारा में है। विश्व जैसा है जहाँ है, यानी कि इसमें यथार्थ की बात हो रही, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन इसमें से कौन सा सही है? ए। छठवें क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। करो और सीखो, ये व्यवहारिकतावाद यानी कि प्रयोजनवाद का मानना है। फिर उच्च शैक्षिक उद्देश्य न होना, ये प्रकृतिवाद की विचारधारा है। सत्य, सौंदर्य और अच्छाई की प्राप्ति यानी सत्यम शिवम सुंदरम आदर्शवाद की विचारधारा है। विश्व जैसा है जहाँ है, यथार्थवाद की विचारधारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से 8वें के शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन संबंधी कौन सा विचार था? ठीक है, 8वें ने शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के संबंध में कौन सा विचार दिया था? तो इसमें ऑप्शन डी सही है। शैक्षिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन अंतर आश्रित हैं। ये वही बात हमने आपको बताई थी कि दोनों में कैसा संबंध है? अन्योन्य आश्रित, यानी एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ, एक में परिवर्तन होगा दूसरे में भी जरूर परिवर्तन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे शैक्षिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन कैसे हैं? अंतर आश्रित है, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मगर ये निश्चित नहीं किया जा सकता कि इनमें से कौन सा कारण है और कौन सा प्रभाव। ठीक है, यानी कि शिक्षा से समाज में क्या परिवर्तन आ रहा है या समाज के माध्यम से शिक्षा में क्या परिवर्तन आ रहा है, इसका सीधा सीधा अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो इसलिए कारण और प्रभाव की बात में चर्चा इसमें नहीं की गई, लेकिन ये कहा गया कि दोनों में ही अन्योन्याश्रित संबंध है, ये 8वें ने कहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से आधुनिकीकरण का कौन सा लक्षण नहीं है? तो आधुनिकीकरण जब होता है, किसी समाज का या व्यक्ति का जब आधुनिकीकरण होता है, तो उसके धार्मिक विश्वासों में परिवर्तन होता है। सहभागिता, यानी कि वो किस प्रकार से समाज में या किसी समूह में सहभागिता करता है, उसका कैसा योगदान होता है। गतिशीलता, उसमें किस प्रकार से वैचारिक और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ए, बी और डी, ये तीनों आधुनिकीकरण से संबंधित है। लेकिन सहानुभूति ये आधुनिकीकरण का पर्याय नहीं है। ठीक है, आधुनिकीकरण का पर्याय सहानुभूति नहीं, ये एक भावना है। ठीक है, ये एक विचारधारा है जो व्यक्ति में यथास्थिति के अनुसार उत्पन्न होती है और तुरंत ही इसका उसी जगह समापन हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को देख लिया, किसी दुख या विपदा में फंसे हुए किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसके प्रति हमारे मन में सहानुभूति की भावना आई, लेकिन उस सहानुभूति की जो भावना है वो परमानेंट नहीं रहती है, थोड़ी देर के लिए उत्पन्न हुई, उस समय जो करना है, जो बात करनी है, जो भी सहायता करनी की, उसके बाद वो हमारी भावना समाप्त हो जाती है। लेकिन जो आधुनिकीकरण के अन्य जो यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, धार्मिक विश्वास में परिवर्तन होगा, सहभागिता और गतिशीलता में परिवर्तन होगा, तो ये लंबे समय के लिए होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें यह है, मूलतः स्कूल सामाजिक संस्थाएं हैं क्योंकि सामाजिक संस्थाओं क्यों बोला गया है? स्कूलों को, विद्यालयों को सामाजिक संस्थाएं क्यों कहा गया है? क्योंकि वे हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को अनुरक्षित करती हैं। ठीक है, ये कंजर्व करती हैं हमारी
सुरक्षित करती हैं हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को और भावी पीढ़ियों में उन्हें संचालित करती हैं। ठीक है, यानी कि जो भी सामाजिक मूल्य हैं उनको ये आने वाली पीढ़ियों को उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, तो लगातार इस प्रकार से हमारे सांस्कृतिक मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होते रहते हैं। इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा 9 का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कारक भारत में ऊर्ध्वी गतिशीलता, निम्न में से कौन सा कारक भारत में ऊर्ध्वी का मतलब होता है ऊपर की ओर, ठीक है, गतिशीलता के विरुद्ध प्रभावशाली अवरोधक है। यानी कि ऐसा कौन सा कारक है जो भारत में ऊपर की ओर बढ़ने वाली जो गतिशीलता है, यानी कि ऊपर की ओर जाने वाले जो प्रभाव हैं, जो कारण हैं, तो उनमें वो अवरोध उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो वो है जाति। ठीक है, कोई भी व्यवसाय, वर्ग और नौकरी व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक होते हैं, व्यक्ति का सामाजिक आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। लेकिन जो जाति है ये किसका प्रतीक है? ये कट्टरता का प्रतीक है, ये बंधन का प्रतीक है। ठीक है, ये व्यक्ति में कहीं ना कहीं एक तरीके से रूढ़ि का प्रतीक है, रूढ़िवादिता का प्रतीक है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये प्रभावशाली अवरोधक है किसी समाज के या भारत में ऊर्ध्वी गतिशीलता के, भारत के विकास में ये बाधक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिक्षा आयोग की रिपोर्ट 1964-66 का शीर्षक है। इसका शीर्षक का क्या नाम था? कोठारी आयोग 1964-66 आपको याद होगा। तो इस आयोग का नाम था शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा दर्शन यह बताता है कि शरीर और आत्मा के बारे में अनेकों सिद्धांतों को जानने की परवाह न कीजिए, अच्छाई कीजिए और अच्छे बनिए। ठीक है, अच्छाई कीजिए और अच्छे बनिए, ज़्यादा अधिक सिद्धांतों को जानने की ज़रूरत नहीं है। शरीर क्या है, आत्मा क्या है, इसके बारे में कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अच्छे बनिए, अच्छे कर्म करिए, ये आपको जहाँ भी है और जो सत्य है उसी ओर ले जाएगा। तो ये बौद्ध दर्शन में महात्मा बुद्ध जी ने कहा है कि हमें आत्मा परमात्मा के संबंध में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संबंध में जितने भी विचार हैं वो कैसे हैं? काल्पनिक हैं। तो जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो वास्तव में उपस्थित हैं हमारे सम्मुख, उन पे हमें कार्य करना चाहिए। हमारा अस्तित्व है, हम जीवित हैं, हम जो कर सकते हैं वो हमें अच्छा से अच्छा करना चाहिए जीवन में, और अधिक अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बौद्ध जी ने कहा है। किसने इस पर बल दिया था कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में विश्व बंधुत्व की भावना और अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास होना चाहिए। ये किसने कहा है? जब विश्व बंधुत्व की बात आ जाती है, अंतर्राष्ट्रीय समझ की बात आ जाती है, तो उसमें टैगोर हमारे राइट ऑप्शन हो जाते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मूलभूत राष्ट्रीय मूल्यों को सम्मिलित किया गया है। जो हमारी राष्ट्रीय मूल्य हैं उनको किसमें सम्मिलित किया गया है? संविधान की धाराओं में, विषयों की सूचियों में और उपयुक्त सही, ये सभी लिखा है। पहला ऑप्शन दिया है संविधान की प्रस्तावना में। जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें हमारे समस्त राष्ट्रीय मूल्यों को सम्मिलित कर दिया गया है। यानी प्रस्तावना क्या है? एक प्रकार से ये कह सकते हैं नमूना है। जैसे कि एक बोरी में चावल रखा है तो अच्छा है, बुरा है, हम एक मुट्ठी निकाल के देख सकते हैं। वैसे ही संविधान में क्या बताया गया है, कैसे संविधान के मूल्यों का निर्धारण किया गया है, क्या नियम कानून बने होंगे, तो उसको जानने के लिए हम सबसे पहले प्रस्तावना में अगर एक नज़र डाल लेते हैं तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा दर्शन अस्तित्व, प्रकृति और आत्मा की द्वैतता में विश्वास करता है? वो कौन सा दर्शन है जो ये कहता है कि प्रकृति और आत्मा दो भागों में विभाजित हैं, दोनों लोग मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करते हैं, तभी सृष्टि का संचालन होता है। तो वो है हमारा सांख्य दर्शन। आपने पढ़ा होगा पुरुष और प्रकृति, ये संबंध में पुरुष, प्रकृति, महत और अहंकार। तो ये सांख्य दर्शन में बताए गए 25 कह सकते हैं कि 25 प्रकार के ऐसे तत्व बताए गए हैं जो इस सृष्टि के निर्माण में सहायक है। ये किसने कहा था कि मानव में भौतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान पहले से ही विद्यमान है? ये किसने कहा था? जो अज्ञानता के पर्दे से ढके रहते हैं। तो ध्यान रखना, विवेकानंद जी ने कहा है। विवेकानंद की परिभाषा है शिक्षा क्या है? शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित पूर्णता का विकास है। यानी कि व्यक्ति के अंतर में, उसके अंतःकरण में जो भी ज्ञान विद्यमान है उसका बाहर की ओर विकास करना ही शिक्षा है। वही बात यहाँ पे की जा रही है कि मानव में भौतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान पहले से विद्यमान है जो अज्ञानता के पर्दे से ढके रहते हैं। तो शिक्षक का कार्य क्या है? उस अज्ञानता के पर्दे को हटाना, ना कि उसे शिक्षित करना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विवेकानंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है NCERT का मुख्य कार्य राज्य शिक्षा विभागों के साथ मिलकर शिक्षा का विस्तार कार्य करना है।
जो डैश 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 करके बना है, फिर उसके बाद के स्तर पर केंद्रित रहता है। तो इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं इधर, ठीक। सॉरी, इसके तो ऑप्शन ही नहीं दिए गए हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 18 क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन नहीं इसमें है, मिसिंग हो गया है। चलिए देख लेते हैं फिर कभी। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्यों के पक्ष में नहीं जाता? निम्न में से कौन सा शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्यों के पक्ष में नहीं जाता है? शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य, शिक्षा के सामूहिक उद्देश्य बताए गए हैं, ठीक है। तो वैयक्तिक उद्देश्य में कौन सा नहीं जाएगा? तो वो है समाज सर्वोच्च है, क्योंकि समाज में सभी की बात हो रही है, समूह की बात हो रही है, ठीक है। सामूहिक शिक्षा की बात हो रही है, और यहाँ बात किसकी की जा रही है? वैयक्तिक उद्देश्यों की बात हो रही है, शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्यों की। तो समाज सर्वोच्च है और सीमा व्यक्ति उसके अंग हैं, ठीक है। तो जब समाज की बात होती है तो यानी कि यहाँ व्यक्ति गॉड हो गया, समाज प्रमुख हो गया, जबकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? व्यक्ति की बात हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की बात हो रही है। तो शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्यों के पक्ष में कौन कौन से हो जाएंगे? एक व्यक्ति समाज के लिए संपदा है, उसका विकास और उन्नति आवश्यक है, बिल्कुल सही है। समाज दृढ़ है यदि व्यक्ति दृढ़ है, ठीक है। यदि समाज में अगर व्यक्ति मजबूत होता है तो समाज भी मजबूत होता है। फिर अगला है प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है, उसकी संभावनाओं का पूर्ण विकास अनिवार्य है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन वैयक्तिक उद्देश्यों से संबंधित हैं, जबकि जो चौथा ऑप्शन है हमारा समाज सर्वोच्च है और सीमा व्यक्ति उसके अंग हैं, तो ये इसका ऑप्शन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? डी, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है, किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करता है? अनौपचारिक, ठीक है। औपचारिक शिक्षा कहाँ मिलती है? विद्यालय में मिलती है। और परिवार में कैसी शिक्षा मिलती है? अनौपचारिक शिक्षा मिलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। कई प्रकार के कथन दिए गए, जैसे लिखा एक विद्वान को अपना विषय तैयार करने और कक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई एक विद्वान शिक्षक है तो उसे अपना विषय तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वो ऐसे क्लास में जा सकता है, ये कहना है। दूसरे ऑप्शन में क्या लिखा है? अनुभवी अध्यापकों के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वे क्लास में जाने से पूर्व तैयारी करें, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर तीसरा ऑप्शन दिया है अध्यापक के अनुभव अथवा विद्वता का विचार किए बिना प्रत्येक अध्यापक को क्लास में हर बार जाने से पहले तैयारी करने की आवश्यकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन। एक कुशल अध्यापक बिना तैयारी की क्लास में काम चला सकता है। तो तीनों ऑप्शन हमारे कट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास में हमेशा हमें तैयारी करके जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें, कि अध्यापक के अनुभव अथवा विद्वता का विचार किए बिना। कोई भी अध्यापक है वो ये ना सोचे कि मैं बहुत विद्वान हूँ, बहुत अनुभवी हूँ, क्लास में ऐसे नहीं जाना चाहिए, उसको तैयारी करके जाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेद हमें शिक्षा देते हैं, किस चीज़ की शिक्षा देते हैं वेद हमें? कि सृष्टि का ना कोई प्रारंभ है और ना कोई अंत, ठीक है, इसकी शिक्षा देते हैं वेद हमें। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। परिवार से आरंभ होकर दी गई सामाजिक संस्थाओं की सही श्रृंखला क्या है? परिवार से आरंभ होकर सभी जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं उनका क्रम क्या है वो इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले आ जाएगा परिवार, फिर वर्ग, फिर जाति, प्रजाति और फिर राष्ट्र। सबसे लास्ट में क्या आएगा? राष्ट्र। परिवार सबसे पहले है, फिर वर्ग है, किस वर्ग से वो बिलोंग करता है परिवार, फिर किस जाति से है, उसकी प्रजाति क्या है, फिर राष्ट्र क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, औपचारिक शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या है? तो इसमें देखो ऑप्शन कौन सा दिया है? घर दिया है, समाज दिया है, रेडियो और टीवी दिया है, फिर लिखा है समाचार पत्र। और हमें पता है औपचारिक शिक्षा कहाँ पे दी जाती है? विद्यालय में। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? जो एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय अवधि में निश्चित उद्देश्य के लिए प्रदान की जाती है वो औपचारिक शिक्षा होती है। तो ये घर, समाज, रेडियो, टेलीविज़न और ये समाचार जो पत्र हैं ये हमें औपचारिक शिक्षा प्रदान नहीं करते, ये सब अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा? नन ऑफ दीज। लेकिन इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित तो करना, लेकिन इसमें से ऑप्शन पूरे नहीं दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मित्रों। आपको इस श्रृंखला कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और जो मित्र चैनल पे विजिट कर रहे हैं पहली बार, उनसे ये आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद मित्रों।